डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 13। अस्तित्व अपनी आंखों को बंद करके अमानत की बातों को ही याद कर रहा था। उसके कानों में अमानत की बातें गूंज रही थी। आप बहुत बुरे हैं, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आई हेट यू प्रिंस चार्मिंग, आई हेट यू। अस्तित्व ने गुस्से से अपनी आंखों को खोलकर इरिटेट होते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूं कि सब मुझसे नफरत करें। मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है, किसी के भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और दोबारा अपनी जगह पर बैठकर गिटार को उठा लिया। उसने फिर से गिटार बजाने की कोशिश की। काफी बार कोशिश करने के बाद भी वो गिटार नहीं बजा पा रहा था। आखिर में उसने गुस्से से कहा, व्हाट द हेल इज दिस? मैं इस तरह से किसी की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहते हुए उसका ध्यान फिर से अमानत की बालकनी की तरफ गया। रोज अमानत उसे वहीं पर लटकी हुई दिखती थी, पर आज अमानत वहां पर नहीं थी। वो उसे देखना चाहता था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसका छोटा सा चेहरा और उसकी रोती हुई आंखें नजर आ रही थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, कल से मैं यहाँ पर आऊंगा ही नहीं। कहते हुए वो अपने रूम में आ गया। रूम में आकर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। काफी देर तक अपने रूम में रहने के बाद आखिर में अस्तित्व मेंशन के बाहर आकर गार्डन में वॉक करने लगा। ये सोसाइटी काफी ज्यादा लग्जरी थी। यहाँ पर रहने वाले लगभग सारे ही लोग बिजनेसमैन थे। अधिराज जी, जो कि इस वक्त गार्डन में डिनर के बाद वॉक कर रहे थे, उन्होंने जब अस्तित्व को इस वक्त पर नीचे देखा तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि अस्तित्व ज्यादातर वक्त अपने रूम में ही बिताता था या फिर अपनी बालकनी में। अस्तित्व को बाहर जाते हुए देखकर अधिराज जी ने कहा, अस्तित्व कहाँ जा रहे हैं आप? अपने नाना जी की आवाज सुनकर अस्तित्व के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने पलटकर अधिराज जी की तरफ देखते हुए कहा, बस रूम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, इतना बड़ा गार्डन है हमारा, आप गार्डन में घूम सकते हैं। आपको सोसाइटी में जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी आपको वहां पर घूमना पसंद नहीं है ना? कई सारे लोग इस वक्त डिनर करने के बाद घूमने के लिए आए होंगे। उन सबको देखकर आपको इरिटेशन होगी, यहाँ पर ही घूम लीजिए। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने थोड़े गुस्से से कहा, आपको कोई प्रॉब्लम है नाना जी अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो? नहीं ना, तो मुझे जाने दीजिए। कहते हुए अस्तित्व गुस्से से गेट से बाहर चला गया। अधिराज जी ने खुद से कहा, पता नहीं ये लड़का कब गुस्सा करना कम करेगा। इतना सा है और अभी से इतना गुस्सा, पता नहीं बड़ा होने के बाद कौन सा ज्वालामुखी बनेगा। ये सोचते हुए वो चुपचाप अंदर चले गए। वहीं अस्तित्व गेट से बाहर आकर रास्ते पर चलते हुए राठौर मेंशन की तरफ देखने लगा। उसे बार बार अमानत का ही ख्याल आ रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। उसे जो करना है उसने किया और मुझे जो करना था मैंने किया। उसने मेरी मॉम की तस्वीर तोड़ी थी, मैंने अच्छा ही किया उसे एक थप्पड़ लगाकर। अगली बार से मेरे रूम में नहीं आएगी। सोचते हुए अस्तित्व राठौर मेंशन से कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया। वो अभी भी राठौर मेंशन को घूर घूर कर देख रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, अस्तित्व तुम इस वक्त यहाँ पर? इस आवाज को सुनकर अस्तित्व ने अपना चेहरा फेर कर देखा तो इस वक्त रिद्धि उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी। रिद्धि के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी जिसकी उम्र 60-65 साल के आसपास लग रही थी। वो रिद्धि की दादी थी। अस्तित्व ने रिद्धि को घूरते हुए कहा, क्यों तुमने समिति का रास्ता खरीदा हुआ है? अस्तित्व की बात सुनकर उसकी दादी ने थोड़े गुस्से से कहा, कितना बदतमीज है ये बच्चा। रिद्धि की दादी की बात सुनकर अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उसे सब लोग बदतमीज खड़ूसकों कहते रहते थे। रिद्धि ने अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं दादी माँ, वो अस्तित्व गुस्सा है मुझसे इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है, आप जाओ मैं अभी आती हूँ। रिद्धि की बात सुनकर उसकी दादी अस्तित्व को घूरते हुए वहां से चली गई। रिद्धि ने अस्तित्व के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, अस्तित्व मैंने कहा था ना मुझे मैथ की प्रॉब्लम समझ नहीं आई, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, वरना मैं एग्जाम्स में फेल हो जाऊंगी। रिद्धि की बात सुनकर अस्तित्व, जो कि लगातार राठौर मेंशन को घूर रहा था, उसने गुस्से से पलटकर रिद्धि की तरफ देखते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
अस्तित्व ने इतना कहा ही था कि उसे फिर से किसी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुमसे कहा ना, मुझसे दूर रहा करो। अस्तित्व ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे राठौर मेंशन के गेट के सामने एक उसी की उम्र का हैंडसम बच्चा रिद्धि की बहन सिद्धि को गुस्से से खुद से दूर करते हुए नजर आया। रिद्धि ने पलट कर देखा तो उसकी बहन सिद्धि अबीर के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी और अबीर उसे फुल ऑन इग्नोर कर रहा था। अस्तित्व को उन दोनों को देखते हुए देखकर रिद्धि ने जल्दी से अस्तित्व के हाथ को पकड़ते हुए कहा, उन्हें छोड़ो ना, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। तुम तो इतने अच्छे स्टूडेंट हो, प्लीज हम तो दोस्त हैं ना। अस्तित्व ने गुस्से से रिद्धि का हाथ खुद से दूर करते हुए कहा, तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक जैसी है। वो किसी और से चिपकने की कोशिश कर रही है और तुम मुझसे, तुम दोनों बहनों को समझ नहीं आता। तुम दोनों इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग हो कि कोई भी तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए खुद भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अपनी बहन को भी यहाँ से लेकर चली जाओ। कहते हुए अस्तित्व गुस्से से वहाँ से जाने लगा। तभी अबीर, जो कि अस्तित्व को ही अपनी बालकनी से देखकर नीचे आया था, उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रुको। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अस्तित्व के कदम उसकी जगह रुक गए। अबीर ने सिद्धि की तरफ देखते हुए कहा, तुम चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़की, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना एक कान के नीचे लगाऊंगा ना। आसपास भी नहीं भटकोगी। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पर अगर लड़की बदतमीज हो तो हाथ उठाने से पहले सोचता नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कहते हुए अबीर तेज कदमों से चलता हुआ अस्तित्व के पास आ गया। अस्तित्व अपनी जगह पर रुककर अबीर को ही घूर रहा था। सिद्धि ने एक नज़र अबीर की तरफ देखा और फिर अपनी बहन की तरफ। रिद्धि जल्दी से सिद्धि के पास आ गई। दोनों बहनों ने गुस्से से अबीर और अस्तित्व की तरफ देखा और वहां से चली गई। अबीर ने अस्तित्व के पास आकर उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम शेखावत मेंशन में रहते हो? अबीर की आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। अबीर और अस्तित्व दोनों ही दिखने में काफी हैंडसम थे। अबीर की आंखें हल्की नीली थी, वही अस्तित्व की आंखें काली। अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों? अगर मैं वहां नहीं रहता तो तुम मुझे वहां पर शिफ्ट करवा दोगे? अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे साथ बकवास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जितना पूछा है उसका जवाब दो। क्या तुम उसी घर में रहने वाले लड़के हो? अस्तित्व ने भी एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर अबीर को घूरते हुए कहा, हाँ मैं उसी घर में रहने वाला लड़का हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अबीर और अस्तित्व दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। अबीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को थप्पड़ मारने की? अबीर की बात सुनकर अस्तित्व के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए, पर जैसे ही अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि अबीर ने क्या कहा है, उसे समझ आ गया कि अबीर अमानत का भाई है। अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अबीर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की? कहते हुए अबीर ने झटके से अपना हाथ पेंट की पॉकेट से निकालकर अस्तित्व के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। अस्तित्व को इस बात का एहसास ही नहीं था कि अबीर ऐसा कुछ करेगा, जिस वजह से मुक्का सीधा उसके मुंह पर लगा। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसने गुस्से से अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखते हुए कहा, औकात में रहकर हाथ उठाना मुझे भी आता है। अबीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरी बहन को थप्पड़ मारा और मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तुम्हारे पीछे पीछे ही तो घूमती थी ना। 15 दिन बाद हम वापस जाने वाले थे, तब तक टॉलरेट कर लेते और अगर गुस्सा आ रहा था तो डांट सकते थे। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई एक बच्ची और एक लड़की पर हाथ उठाते हुए? तुम्हारी वजह से मेरी बहन की रो रो कर हालत खराब हो गई, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए अबीर फिर से अस्तित्व को मारने के लिए आगे बढ़ा। अस्तित्व ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, देखो मुझे तुम्हारे साथ बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और गलती तुम्हारी बहन की थी। तुम्हारी बहन ने मेरी मॉम की तस्वीर को तोड़ा था। अगर कोई तुम्हारी मॉम की तस्वीर को तोड़े तो तुम क्या करोगे? अस्तित्व की बात सुनकर अबीर का हाथ उसकी जगह पर ही रुक गया। अबीर अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो मेरी बहन से प्रॉब्लम है तो उससे दूर रहो, कल से मैं उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा। कहते हुए अबीर गुस्से से पलटकर वहां से जाने लगा। वही अस्तित्व के कानों में उसकी बात गूंज रही थी, तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली। अस्तित्व ने फिर से राठौर मेंशन की तरफ देखा। अब उसका दिल अमानत को देखने का कर रहा था। उसे अजीब से बेचैनी हो रही थी। उसने खुद से कहा, क्या सच में उसकी तबीयत खराब हो गई? पर अगर उसकी तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ?
मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने खुद गलती की थी तो गलती की पनिशमेंट तो उसे मिलेगी। सोचते हुए अस्तित्व वापस शेखावत मैंशन की तरफ जाने लगा, पर उसके कानों में अभी भी अबीर की बात गूंज रही थी। उसने गुस्से से पलटकर राठौर मैंशन की तरफ देखते हुए कहा, तुम सिली गर्ल, तुम इस तरह से मेरे दिमाग पर काबू नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। कहते हुए अस्तित्व तेज कदमों से चलता हुआ शेखावत मैंशन के अंदर आ गया। उसका दिल बार बार उसे वापस पलटने के लिए कह रहा था, पर उसने अपने दिमाग की सुनी और तेज कदमों से चलता हुआ मैंशन से सीधा ऊपर अपने रूम में आकर अपने बेड पर लेट गया। उसने बालकनी का भी दरवाजा बंद किया हुआ था। उसकी बालकनी से सीधा अमानत का रूम दिखता था और वो नहीं चाहता था कि अमानत के रूम को देखकर उसके दिमाग में फिर से अमानत का ख्याल आए। उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके खुद से कहा, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, वो मेरी कुछ नहीं लगती। कुछ भी नहीं, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है अस्तित्व, नहीं सोचना है। ये कहते हुए अस्तित्व में अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसकी आंख लग चुकी थी। राठौर मैंशन में 2 घंटे तक अमानत के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने के बाद अमानत का बुखार उतर चुका था। डॉक्टर भी उसे चेक करके जा चुके थे। मन्नत ने उसके कपड़ों को चेंज कर दिया क्योंकि बुखार की वजह से अमानत के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उसने अमानत के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कितना सेंसिटिव है मेरा बच्चा, सिर्फ रोने से इतना बुखार आ गया। कहते हुए मन्नत अमानत के पास ही लेट गई। अथर्व आज घर नहीं आने वाला था, जिस वजह से मन्नत ने उसे बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर अथर्व को पता चल जाता कि अमानत की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सारे काम छोड़कर सीधा यहाँ पर आ जाता। अथर्व के लिए मन्नत, अबीर और अमानत तीनों ही बहुत जरूरी थे। वो तीनों से बहुत प्यार करता था। अगर उन तीनों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा घर आ जाता था, और मन्नत नहीं चाहती थी कि एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से अथर्व अपना काम छोड़कर वापस आ जाए। आधी रात को मन्नत, जो कि अमानत के बगल में सोई हुई थी, उसे अजीब सी आवाज आने लगी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने देखा तो नींद में अमानत रो रही थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर मन्नत ने प्यार से कहा, क्या हुआ मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो आप? कहते हुए मन्नत अमानत को उठाने की कोशिश करने लगी। अमानत रोते हुए एक ही बात बोल रही थी, आपने अमानत को मारा, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, पक्की वाली कट्टी, पक्की वाली कट्टी। अमानत को नींद में इस तरह से बात करते हुए देखकर मन्नत ने खुद से कहा, ओ माय गॉड, हमें जल्दी से जल्दी वापस मुंबई चलना होगा। पता नहीं हमारी छोटी सी बच्ची के दिमाग में ये सब कहाँ से घुस गया। हम कल ही डेविल से बात करते हैं, हम अब यहाँ पर और नहीं रुकेंगे। सोचते हुए मन्नत ने अमानत को अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे शांत करने लगी। कुछ ही देर में अमानत फिर से सुकून से सो चुकी थी और मन्नत उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी। एपिसोड 14 नेक्स्ट मॉर्निंग। शेखावत मैंशन। अस्तित्व उठकर बैठ गया। उसने अंगड़ाई ली। उसका ध्यान सीधा अपनी बालकनी से नजर आ रही अमानत की बालकनी पर गया। उसने इरिटेट होते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये पर्दे तो मैंने रात को लगाए थे। कहते हुए अस्तित्व उठकर खड़ा हो गया। उसने पर्दे लगाए और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वो आ चुका था। आज संडे था, जिस वजह से उसे स्कूल नहीं जाना था, इसलिए वो स्कूल जाने की जगह सीधा मेंशन में बने जिम में एक्सरसाइज करने के लिए चला गया। जिम में भी बार बार उसे अबीर की बातें, अमानत का रोना याद आ रहा था। काफी देर तक इरिटेट होने के बाद उसने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, मुझे उस बच्ची से पूछना होगा कि उसने क्या किया है जो बार बार मुझे उसकी याद आ रही है। उसके रोने की वजह से मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ। सोचते हुए अस्तित्व ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। आधे घंटे के बाद अस्तित्व रेडी होकर अधिराज जी के साथ डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हुआ था। अस्तित्व को कहीं खोया हुआ देखकर अधिराज जी ने कहा, क्या हुआ है अस्तित्व, आप किसी सच में खोए हुए हैं, कुछ हुआ है क्या, बताएं हमें। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने उन्हें देखते हुए कहा, कुछ नहीं। अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेचैनी दिख रही है हमें आपके चेहरे पर, शायद किसी के साथ कुछ गलत करने की बेचैनी, शायद उसके रोने की बेचैनी। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या आपके पास कोई काम नहीं है नाना जी, जो इरिटेट कर रहे हो मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अब बुढ़ापे में कौन सा काम करेंगे हम, बिजनेस है जो कि आपको बड़े होने के बाद चलाना है, तब तक तो हम कोई काम नहीं करने वाले। हाँ, अगर आपकी शादी तक जिंदा रहे तो आपके बच्चों के साथ खेलने का काम जरूर करेंगे। अधिराज जी की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, अगर आपको मरना ही है तो अभी मर जाए,
मैंने आपको मरने से नहीं रोका है। वैसे भी जो कोई भी मेरे करीब आता है वो तो मुझे छोड़कर चला जाता है ना। अस्तित्व की बात सुनकर अधिराज जी को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया है। उन्होंने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, अस्तित्व हमारे मुंह से गलती से निकल गया। अस्तित्व ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, गलती हर किसी से होती है, इसलिए गलती पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है आपको। ब्रेकफास्ट कीजिए और अपनी दवाई लीजिए, वरना सच में टपक जाएंगे। कहते हुए वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। अधिराज जी ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी बातें बोलता है ये लड़का। कहते हुए वो भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। राठौर मेंशन में अमानत मन्नत की गोद में अपना सर रखकर लेटी हुई थी। मन्नत उसके सर को दबा रही थी। उसने अमानत के माथे को चूमते हुए कहा, अब आप ठीक हो ना अमानत। अमानत ने मन्नत की तरफ देखा और उदासी भरी आवाज में कहा, हाँ मम्मा, अमानत ठीक है। कल डॉक्टर अंकल ने अमानत को इंजेक्शन दी थी। हमें यहाँ पर दर्द हो रहा है। कहते हुए अमानत ने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। मन्नत ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, तो इसमें गलती आपकी है। जब आपको पता है कि आपको रोने के बाद बुखार आ जाता है तो फिर आप रो क्यों रही थी? जब बुखार आएगा तो इंजेक्शन तो लेनी ही होगी। आप सो रही थी इसलिए हमने जल्दी से आपको इंजेक्शन लगवा दी। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हो मम्मा? अपनी क्यूट सी डॉटर को कोई इंजेक्शन लगवाता है भला? अमानत की बात सुनकर मन्नत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो फिर आपका बुखार कैसे उतरता? जरा बताना मम्मा को। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हमें नहीं पता, हमें सोना है। कहते हुए अमानत मन्नत से लिपट कर लेट गई। मन्नत ने प्यार से कहा, आप बहुत सो चुकी हो, चलो मैं आपको नहला देता हूँ। अमानत ने मन्नत की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हम बीमार हैं ना मम्मा, बीमार इंसान को कोई नहलाता है भला? आप कितनी बुद्धू हो, हमें नहीं नहाना, हमें सोने दो। अमानत के नखरे देखकर मन्नत ने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, हमें तो नहाने के लिए जाने दो। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने कहा, नहीं हमें सुलाओ, उसके बाद जाना आप। हम बीमार हैं ना, आपको अपनी बीमार ब्यूटीफुल डॉटर की केयर करनी चाहिए, वरना उसका ब्यूटीफुल चेहरा ब्यूटीफुल नहीं रहेगा। कहते हुए अमानत ने मन्नत पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। मन्नत ने अपना सर हिला दिया और अमानत के सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद अमानत दोबारा सो चुकी थी। मन्नत ने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और खुद बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद उसने बाहर आकर देखा तो अमानत फिर से पसीने से भीग चुकी थी। मन्नत ने अमानत के पास आकर प्यार से उसे उठाते हुए कहा, मन्नत बच्चा, चलो मैं आपका चेहरा क्लीन कर देती हूँ, इस तरह से बुखार के कपड़ों में रहने से आपको दोबारा बुखार आ जाएगा। मन्नत के उठाने के बाद अमानत ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मम्मा, अमानत की बॉडी में दर्द हो रहा है, हमें नहीं नहाना। अमानत के नखरे देखकर मन्नत ने कहा, ठीक है आप यहीं पर लेटे रहो, हम अभी आते हैं। कहते हुए मन्नत बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो गीला तौलिया और गुनगुना पानी लेकर वापस रूम में आ गई। उसने रूम का दरवाजा लॉक किया और अमानत के कपड़े निकालकर उसकी बॉडी को क्लीन करने लगी। अमानत अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद मन्नत ने अमानत को दूसरे कपड़े पहना दिए और उसके माथे के टेम्परेचर को चेक करने लगी। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, पर अमानत उठने में नखरे कर रही थी। मन्नत अमानत के लिए कुछ हल्का सा बनाने के लिए नीचे आ गई। नीचे आकर उसने देखा अबीर इस वक्त लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर न्यूज़ चैनल को देख रहा था। मन्नत ने धीरे से कहा, अबीर क्या आपने डैड को कॉल किया था? आपको पता है कि वो कब आने वाले हैं? मन्नत के सवाल को सुनकर अबीर ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, ये इस मॉम, डैड ने कहा है कि वो आज शाम तक वापस आ जाएंगे। अबीर की बात सुनकर मन्नत ने अपना सर हिलाया और वहां से जाने लगी। अबीर ने मन्नत को रोकते हुए कहा, मॉम, प्रिंसेस कैसी है? क्या उसका फीवर उतर गया? मन्नत ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ उसका फीवर उतर गया। क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? अबीर ने बस अपना सर हिला दिया। मन्नत अमानत के लिए खिचड़ी बनाने के लिए किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो अमानत के लिए खिचड़ी बनाकर रूम में लेकर आ गई। अमानत अभी भी लेटी हुई थी। मन्नत ने इस बार उसे जबरदस्ती उठाकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, क्या हुआ? आप इतना क्यों सो रही हो? फीवर है पर इतने नखरे करना भी ठीक बात नहीं है। मम्मा भी आपके लिए रात भर जाग रही थी ना, तो अब मम्मा को और परेशान मत करो। देखो आपकी ब्यूटीफुल मम्मा की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। मैं आपके डैडी से शिकायत करूंगी कि आपने मुझे रात भर जगाया। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा, इसलिए हम सोना चाहते हैं।
अमानत की बात सुनकर मन्नत ने प्यार से कहा, क्यों? मेरी राजकुमारी को कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग ने हमें थप्पड़ क्यों मारा मम्मा? अमानत तो क्यूट बेबी है ना, उसे कोई क्यों मारेगा? उन्होंने क्यों मारा मम्मा? अमानत तो उनसे बहुत सारा प्यार करती है, फिर भी उन्होंने हमें थप्पड़ मारा। क्या हम बैड गर्ल हैं मम्मा? हमने सच में जानबूझकर सामान नहीं तोड़ा था। आप तो जानती हो ना अमानत अच्छी बच्ची है। अमानत की बात सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर मन्नत ने प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अमानत हमने आपसे कहा था ना किसी को इतना परेशान मत करो कि वो आपसे इरिटेट हो जाए, आपके प्रिंस चार्मिंग को आप नहीं पसंद। बात यहीं पर खत्म, अब आप जबरदस्ती उनके पीछे तो नहीं पड़ सकती ना, अब से आप उनके पास नहीं जाओगी। जिन्हें हमारी कदर नहीं होती हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। आप समझ गई ना मम्मा क्या कह रही है? आप चुपचाप खिचड़ी खाओ और अपनी तबीयत को ठीक करो, वरना अगर डैडी को पता चल गया कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो डैडी भी परेशान हो जाएंगे। क्या आप चाहती हो कि आपके डैडी परेशान हो जाए? मन्नत की बात सुनकर अमानत ने ना में अपना सर हिला दिया। मन्नत ने प्यार से अमानत को खिचड़ी खिलाई और प्यार से उसे दवाई खिलाकर लिविंग रूम में उसे लेकर आ गई क्योंकि अमानत काफ़ी ज़्यादा सो चुकी थी। लिविंग रूम में भी अबीर और मन्नत उसे हंसाने की उसके साथ मस्ती करने की कोशिश कर रहे थे पर अमानत गुमसुम सी बैठी हुई थी। शाम को अथर्व भी वापस आ चुका था। अथर्व को भी पता चल गया था कि अमानत को बुखार है इसलिए इस वक्त वो अपनी प्रिंसेस को लाड लड़ा रहा था। मन्नत मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। अथर्व के साथ अमानत थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर उसके साथ खुशी से बातें कर रही थी। अथर्व उसके लिए और अबीर के लिए कई सारे गिफ्ट भी लेकर आया था। अबीर को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था पर फिर भी अथर्व जब भी अपने एक बच्चे के लिए कुछ लाता था तो दूसरे के लिए भी लाता था, जिसके पीछे की वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि अबीर कभी भी ये सोचे कि वो उसके साथ फर्क कर रहा है। हालांकि अथर्व और मन्नत अपने दोनों बच्चों से प्यार करते थे। अमानत को तो पता ही नहीं था कि अथर्व और मन्नत उसके रियल पेरेंट्स नहीं हैं, पर वो ये भी नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में अगर अमानत को पता चले तो अमानत को भी कहीं से लगे कि उन्होंने अबीर और उसमें फ़र्क किया है, इसलिए मन्नत और अथर्व दोनों को बराबर का प्यार देने की कोशिश करते थे। रात को डिनर करने के बाद राठौर फैमिली थोड़ी देर के लिए गार्डन में वॉक करने के बाद वापस अपने अपने रूम में आकर सो गई। अमानत की तबीयत अब ठीक थी इसलिए अमानत अपने रूम में अकेली बेड पर लेटी हुई थी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, अमानत को थप्पड़ मारा, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप बहुत बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो प्रिंस चार्मिंस, आप ब्यूटीफुल अमानत को थप्पड़ कैसे मार सकते हो? अगर अमानत का चेहरा खराब हो जाता तो फिर वो ब्यूटीफुल नहीं दिखती। कहते हुए अमानत जल्दी से उठकर बैठ गई और मिरर में खुद को देखने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाकर अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, क्या अमानत अभी भी ब्यूटीफुल लग रही है? हाँ अमानत तो सबसे ब्यूटीफुल है। कहते हुए वो अपनी आंखों को झपकाते हुए टुकुर टुकुर मिरर में खुद को देखने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी बालकनी में कुछ आवाज हो रही है। वो घबरा कर बेड पर कूद गई। उसने डरते हुए कहा, क्या वहाँ भूत है? पर हमारे घर में भूत क्यों आएगा? डैडी ने तो कहा था कि डैडी बहुत स्ट्रांग है तो भूत नहीं आएगा। कहते हुए अमानत अपने बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर बैठ गई। तभी उसे फिर से बालकनी में कुछ चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। अमानत डरते हुए बालकनी के दरवाजे के पास आ गई। वो दरवाजा लगाने ही वाली थी कि उसका ध्यान एक जानी पहचानी परछाई पर गया, जिसे देखते ही अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग चोरी करते हैं। अमानत की प्रिंस चार्मिंग चोर है। कहते हुए अमानत जल्दी से बालकनी के दरवाजे के पीछे छुप गई। वही अस्तित्व जो कि दिन भर परेशान होने के बाद आखिर में इरिटेट होकर अमानत से मिलने का डिसीजन ले चुका था, वो अभी अभी पाइपलाइन से जैसे तैसे मुश्किल से अमानत की बालकनी में कूदा था पर अमानत मैडम ने तो उसे चोर समझ लिया था। अमानत अपनी छोटी आंखों से अस्तित्व को घूर घूर कर देख रही थी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, हमें थप्पड़ मारा था और अब हमारे घर में चोरी करने के लिए आए हैं। कितने गंदे हैं, हम डैडी से कहकर उनकी पिटाई करवाएंगे। कहते हुए अमानत अपने नाखून चबाने लगी। वही बालकनी में आने के बाद अस्तित्व ने खुद से कहा, व्हाट द हेल, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चोरों की तरह हरकतें क्यों कर रहा हूँ? मुझे उस इडियट लड़की से मिलना था तो मैं उसके घर भी आ सकता था दिन में, पर मैं इतनी रात को बालकनी से क्यों आया हूँ? मुझे वापस जाना चाहिए, किसी ने मुझे देख लिया तो क्या सोचेंगे? सोचते हुए अस्तित्व वापस नीचे उतरने के लिए रेलिंग के पास आ गया। कुछ सोचकर उसने दोबारा पलट कर खुद से कहा,
अब जब मैं ऊपर आ ही चुका हूँ तो मैं वापस क्यों जाऊँगा? नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। उस छोटी सी बच्ची ने मेरा दिमाग खराब किया है। गलती उसकी थी, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा और रो रो कर वो मुझे हेट यू ऐसे बोल रही थी जैसे मेरी गलती थी। उसे मुझे जवाब देना होगा, उसने मुझे हेट यू क्यों बोला? कहते हुए अस्तित्व खुद बालकनी से अमानत के रूम के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अपने रूम के दरवाजे की तरफ अस्तित्व को आते हुए देखकर अमानत ने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर पर्दों को दरवाजे पर लगाते हुए कहा, क्या प्रिंस चार्मिंग अमानत को चुराने के लिए आए हैं? क्योंकि हमारे रूम में सबसे ब्यूटीफुल और सबसे कीमती चीज़ तो हम ही हैं। डैडी ने कहा था कि अमानत प्रेशियस है। प्रिंस चार्मिंग अगर अमानत को चुरा लेंगे तो फिर मम्मा डैडी का क्या होगा? पर वो हमें क्यों चुराएंगे? अमानत खुद से बात कर रही थी, तभी उसने देखा कि अस्तित्व बालकनी और रूम के दरवाजे के पास आ चुका है। एपिसोड 15। अमानत धीरे धीरे खुद से बात कर रही थी। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग अमानत को चुराने के लिए आए हैं। पर फिर डैडी, और क्या होगा अगर प्रिंस चार्मिंग ब्यूटीफुल अमानत को चुरा कर ले गए तो? अमानत खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसने महसूस किया कि अस्तित्व बालकनी के दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर अमानत डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। वहीं उसके पीछे हटते ही पूरी ताकत लगाकर बालकनी का दरवाजा अंदर की तरफ धकेला गया। दरवाजा बंद नहीं था, जिस वजह से अस्तित्व के धकेलते ही दरवाजा खुल गया और वह अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर अमानत खड़ी थी। अमानत को इस तरह से देखकर एक पल के लिए अस्तित्व ठहर गया। अगले ही पल उसने खुद से कहा, ये भी तो मेरे रूम में बिना मेरी इजाजत के आ गई थी, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? सोचते हुए उसने अमानत को घूरते हुए कहा, इधर आओ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। उसने मुंह फुलाते हुए कहा, हम नहीं आएंगे। आप बहुत बुरे हो। आपने प्रिटी गर्ल पर हाथ उठाया। आप ब्यूटीफुल अमानत को कैसे मार सकते हो? चले जाओ यहाँ से, वरना हम डैडी को बुलाकर आपकी पिटाई करवाएंगे। हमारे डैडी और हमारे भाई बहुत स्ट्रांग हैं, आपको बहुत पीटेंगे और फिर आप रोते हुए यहाँ से चले जाओगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गईं। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, तुम छोटी चुहिया, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, अमानत बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलती। आप चले जाओ यहाँ से। आप बहुत बुरे हो। आप यहाँ पर अमानत को चुराने के लिए आए हो ना? पर अमानत आपको खुद को चुराने नहीं देगी। आप चोर हो, हमें पता चल गया है। हम सबको बता देंगे कि आप चोर हो। ये सुनकर अस्तित्व की आंखें अजीब सी हो गईं। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हें कहाँ से चोर दिखता हूँ? अमानत ने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, इंटेलिजेंट अमानत के दिमाग के बारे में कुछ मत बोलना। आप खुद यहाँ आए हो और हमें पता है कि चोर ही इस तरह से आते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए झटके से अपने पास खींच लिया। उसने अमानत की नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम दूध पीती बच्ची, तुम मुझे बताओ कि मैं चोर हूँ या नहीं। अब मुझे ये बताओ कि तुम क्यों मेरे दिमाग में घूम रही हो? क्यों रो रही थी तुम? पहले तुम मेरे रूम में आई, तुमने मेरी मॉम की फोटो तोड़ी, और जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो ऐसे रोने लगी जैसे गलती मेरी थी। गलती तुम्हारी थी, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, आप दूर हो जाए हमसे। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। हमसे दूर हो जाओ। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे और पास खींचते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे बताओ, पहले तुम क्यों रो रही थी, जबकि गलती तुम्हारी थी, और तुम मेरे रूम में क्यों आई थी? पहले मुझे ये बताओ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, हम आपकी गिटार को देखने के लिए आए थे, पर आपने ब्यूटीफुल अमानत को थप्पड़ मारा। देखो, हमारा गाल अभी भी लाल है आपकी वजह से। अगर हम ब्यूटीफुल नहीं दिखते तो फिर हमारी मम्मा ने डॉक्टर अंकल को बुलाकर हमारा गाल ठीक करवाया। आप सच में बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह। आप हमारे प्रिंस चार्मिंग नहीं हो। प्रिंस चार्मिंग अच्छा होता है, पर आप तो बुरे हो और बड़ा प्रिंस चार्मिंग बिल्कुल भी नहीं होता। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुम मेरे रूम में मेरी गिटार लेने के लिए क्यों आई थी? अमानत ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, क्योंकि हमें आप गाना गाते हुए अच्छे लगते हो। आप जब भी गिटार बजाते हो तो हमें लगता है कि हम डांस करने लगे। हमें लगता है कि आप हमारे प्रिंस चार्मिंग हो। हमने आपको पहली बार गिटार बजाते हुए देखा था, तभी हमने सोच लिया था कि हम बड़े होने के बाद आपसे शादी करेंगे। पर आप सच में बुरे हो।
हम आपसे शादी नहीं करेंगे। हम अपने लिए अच्छा प्रिंस चार्मिंग ढूंढ लेंगे। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा। कहते हुए अमानत की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह सिसकने लगी। अमानत को रोते हुए देखकर अस्तित्व को अजीब सा लगा। उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, इस तरह से रोकर तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अमानत ने गुस्से से कहा, आप चले जाओ यहाँ से। हमें आपसे बात नहीं करनी। आप सच में बहुत ज्यादा बुरे हो। आपको पता भी नहीं, जब ब्यूटीफुल गर्ल्स रोती हैं तो उन्हें कैसे चुप कराते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता। आप जेंटलमैन नहीं हो, आप मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, यहाँ पर कौन सी लड़की है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए खुद की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए कहा, हम। क्या आप अंधे हो? क्या आपको दिखाई नहीं देता? आपके सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है और आप बोल रहे हो कि लड़की कहाँ पर है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम लड़की नहीं, तुम छोटी सी बच्ची हो। अमानत ने गुस्से से कहा, आप गंदे हो। हम बच्ची नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं। हम 8 ईयर्स की बिग गर्ल हो चुके हैं। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने कहा, इरिटेट करना बंद करो और रोना भी बंद करो। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे ये कहने के लिए आया था कि गलती तुम्हारी थी, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। और अब मैं जा रहा हूँ। कहते हुए अस्तित्व वहाँ से जाने लगा। अमानत ने गुस्से से जाते हुए अस्तित्व की पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, आप जंगली हो, आप गंदे हो, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। आप जेंटलमैन नहीं हो। आपकी मम्मा ने आपको जेंटलमैन नहीं बनाया। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व के कदम उसकी जगह फ्रीज हो गए। उसने गुस्से से पलटकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में कुछ कहने की। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत के छोटे से हाथ को मरोड़ दिया। अमानत के मुंह से चीख निकल गई और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अस्तित्व को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया है। उसने जल्दी से अमानत के हाथ को छोड़ दिया। अस्तित्व के छोड़ते ही अमानत फ्लोर पर बैठकर अपने पैरों को पटक पटक कर रोने लगी। उसका रूम साउंडप्रूफ था, जिस वजह से उसके रोने की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। वहीं अमानत को इस तरह से रोते हुए देखकर अस्तित्व को इरिटेशन हो रही थी। उसने गुस्से से कहा, ओ माय गॉड, मैंने गुस्से में क्या कर दिया। यह इरिटेटिंग लड़की किस तरह की हरकतें कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहते हुए उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, देखो इस तरह की पागलों की तरह हरकतें करना बंद करो। कहते हुए उसने अमानत को छूने की कोशिश की। अमानत ने उसके हाथ पर मारकर खुद से दूर किया और जोर जोर से रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। पहले आपने अमानत को थप्पड़ मारा और अब आपने अमानत के हाथों को जोर से मरोड़ा। आप अमानत को मारना चाहते हो ना? आप जंगली मॉन्स्टर हो। आप ब्यूटीफुल गर्ल्स को मारते हो ना? आप प्रिंस चार्मिंग बनने का नाटक कर रहे थे, है ना? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं इस तरह से इसके रूम में आ गया। ये तो आफत की पुड़िया है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अस्तित्व को समझ नहीं आ रहा था कि वह अमानत को कैसे चुप कराए। उसने अमानत के पास बैठकर प्यार से कहा, देखो चुप हो जाओ। देखो, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मैं बुरा हूं ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने सुबकते हुए कहा, हम आपको ऐसे माफ नहीं करेंगे। कान पकड़कर उठक बैठक करो, तभी हम आपको माफ करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने उठक बैठक करूंगा? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। अब वह दहाड़े मार मार कर रो रही थी। रूम साउंडप्रूफ होने के बावजूद उसकी आवाज़ बाहर तक जा सकती थी। अस्तित्व ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा, मैं उठक बैठक करता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत चुप हो गई। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, तो जल्दी जल्दी करो और हाँ, 100 टाइम्स करना। कल आपने अमानत के ब्यूटीफुल गाल पर थप्पड़ मारा, उसके लिए 50, और आज आपने अमानत के हाथ को मरोड़ा, उसके लिए 50, 100 टाइम्स करो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व उसे गुस्से से घूरने लगा। अमानत ने अपनी छोटी आंखों से उसे घूरकर उंगली दिखाते हुए कहा, घूरकर मत डराओ। ब्यूटीफुल अमानत को किसी से डर नहीं लगता। हम डैडी को बुला देंगे, फिर डैडी आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। आप जानते नहीं कि हमारे डैडी कितने स्ट्रांग हैं। आपको उठाकर इतना पटकेंगे कि आपकी हड्डियां टूट जाएंगी।
अमानत की बात सुनकर अस्तित्व गुस्से से उसे घूर रहा था। अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, पहले हम आपको अपना हबी बनाने वाले थे, पर अब नहीं बनाएंगे। आप अच्छे नहीं हो, इसलिए आप उठक बैठक करो। रूठते हुए अमानत धीरे धीरे सिसकने लगी। अस्तित्व इरिटेट होते हुए बोला, मैं कहाँ आकर फंस गया। अस्तित्व को कुछ न करते हुए देखकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग, जल्दी से उठक बैठक करो, वरना हम और जोर जोर से रोएंगे। फिर डैडी आ जाएंगे और फिर आपको पीटेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने खुद से कहा, बस आज के दिन इसे बर्दाश्त कर लेता हूँ, कल से इस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना मुझे। कहते हुए उसने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया। अस्तित्व को अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए देखकर अमानत खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अब उठक बैठक करो और बोलो, सॉरी ब्यूटीफुल अमानत, सॉरी। मैं इडियट हूँ, मैं नॉनसेंस हूँ, मैं गधा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जैसी प्यारी, क्यूट, इंटेलिजेंट बच्चे की कदर नहीं कर पाया। बोलो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, व्हाट द हेल, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। तुमने कहा था कि उठक बैठक करो, उसके लिए रेडी हो गया, पर मैं ये बकवास नहीं करूँगा। कहते हुए वो उठक बैठक करने लगा। उसे उठक बैठक करते हुए देखकर अमानत खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने तालियां बजाते हुए कहा, ब्यूटीफुल अमानत के साथ ऐसा करोगे तो आपके साथ यही होगा। और करो, अभी सिर्फ 2 हुए हैं। कहते हुए अमानत जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और अपने आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए अस्तित्व को उठक बैठक करते हुए देखने लगी। अस्तित्व गुस्से से घूरकर अमानत की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद अमानत ने उदासी भरी आवाज में कहा, आप थक गए प्रिंस चार्मिंग। रुक जाओ, अमानत आपको ऐसे नहीं देख सकती। आप उदास हो गए ना? बैठो, अमानत आपका पसीना साफ करती है, बिल्कुल प्यारी सी वाइफ की तरह। कहते हुए अमानत अपने रूम में दौड़ते हुए कुछ ढूंढने लगी। वहीं अस्तित्व हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। अमानत एक ओढ़नी लेकर अस्तित्व के पास आ गई। उसने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, नीचे झुको प्रिंस चार्मिंग। अमानत के मुंह से इस बार प्रिंस चार्मिंग सुनकर अस्तित्व चुपचाप नीचे झुक गया। अमानत ने उसके माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए ड्रामेटिक अंदाज में कहा, कितने मेहनती हैं आप, अभी कितना काम करते हैं, कितना पसीना आ गया है। आपको भूख लगी है, हम आपके लिए चूल्हे पर खाना बनाते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गईं। उसने अमानत को घूरते हुए कहा, कहाँ से सीखा तुमने ये सब, जो मुझे बोल रही हो? अमानत ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को छुपाते हुए कहा, हमने ना टीवी सीरियल में देखा था, वहां पर ना एक ब्यूटीफुल आंटी इसी तरह से अपने हैंडसम हस्बैंड की सेवा कर रही थी, इसलिए हम भी आपकी कर रहे हैं। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, आई एम नॉट योर हस्बैंड एंड यू आर अ लिटिल किड। तो तुम्हें लगता है कि तुम शादी के लायक हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी आंखों को खोलकर मुंह फुलाते हुए कहा, आपने तो अमानत का सपना फिर से तोड़ दिया। आपने तो अमानत का दिल भी तोड़ दिया। अब हम क्या करें? हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। कहते हुए अमानत जमीन पर बैठ गई। अस्तित्व हैरानी से अमानत की तरफ देख रहा था। ये लड़की थोड़ी देर पहले तक रो रही थी और कह रही थी कि वह उसे अपना हबी नहीं बनाएगी, और अगले ही पल उसने दोबारा हबी पुराण शुरू कर दिया था। अस्तित्व ने खुद से कहा, ये लड़की आखिर क्या चीज है? फिर उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, देखो, नौटंकी बंद करो और चुपचाप सो जाओ। अमानत ने अस्तित्व को उंगली दिखाते हुए कहा, आप क्या जाने हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को, हमारी पीड़ा को। आपको कुछ नहीं पता कि हम कितने दर्द में हैं। हम टूट चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ आपकी वजह से। आपने ब्यूटीफुल अमानत को कहीं का नहीं छोड़ा है। राम कृष्ण, बचा लो हमें, बचा लो। कहते हुए अमानत ने अपने सर पर हाथ रख लिया। अस्तित्व हैरानी से सब कुछ देख रहा था। उसने खुद से कहा, कितनी नौटंकी है ये लड़की। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।